जनसत्ता न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए राजनीति में बढ़ते आपराधिकरण पर चिंता जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि विधायिका राजनीति में दागी नेताओं को रोकने में असफल रही है। यूं भी आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह अपने आप में ही परेशान कर देने वाले हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद से 43% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा 2019 की लोकसभा चुनाव में 9% आपराधिक मामलों में लिप्त सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। 301 सांसदों में बीजेपी के 116 सांसदों पर और कांग्रेस के 51 सांसदों में से 29 पर, डीएमके के 23 में से 10, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9, जदयू के 16 में से 13 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पैरा सवाल है कि क्या भारतीय राजनीति का आपराधिकरण हो रहा है या फिर अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला कर देगा, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही जनप्रतिनिधि अपराध की दुनिया से आते हों, तो हम कैसे एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे। पैरा भारतीय राजनीति में दागी नेताओं का बढ़ते प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण हैं। जब जब भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास हुआ, तब अधिकतर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। एक कारण है राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना। विधायिका द्वारा लाभकारी कानून संशोधन कर अपनी स्थिरता बनाए रखना और राजनीतिक अपराधों के मामले से निपटने के लिए त्वरित अदालतों की कमी होना भी अहम वजहें हैं। कुछ नेताओं के मामले दशकों से लंबित पड़े हुए हैं, जो हमारी चुनावी सुधारों पर सवाल उठाते ही हैं। साथ ही यह न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करता है। पैरा इसके अलावा पूर्व में निर्मित कानूनों का बेहतर ढंग से उपयोग नहीं हो पाने की वजह से आज भी भारतीय राजनीति में बाहुबल और धनबल का बोलबाला है। यह बेवजह नहीं है कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद होता है, वह वहां से बैठे हुए भी चुनाव जीत जाता है। यह हमारी लोकतंत्र व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं यह भारतीय मतदाताओं में जागरूकता की कमी को भी दर्शाता है। इसलिए अब समय की मांग है कि सरकारों, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका को इस खराब चलन को बदलने के लिए तत्काल प्रभाव से कुछ सकारात्मक और ठोस पहल करनी होगी। पैरा भारत में सरकारी आंकड़ों में जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग। सामान्य वर्ग के अंतर्गत वे जातियां शामिल हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से अग्रणी हैं। पिछड़े वर्ग के अंतर्गत वे जातियां हैं जो न तो बहुत जागरूक हैं, न ही सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्षम हैं। वही अनुसूचित जाति व जनजाति के अंतर्गत लोग हैं तो समाज के हाशिए पर रहे हैं। इन वर्गों या जातियों की संख्या का
पता लगाने के लिए ब्रिटिश काल में जनगणना के प्रावधान था, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 की जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़कर अन्य जातियों की गणना को बंद कर दिया गया। नतीजतन जो जाति अपने वर्ग में हाशिए पर थी वह आज भी वही है। ऐसी स्थिति में जातिवार जनगणना कर यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि किस जाति की संख्या कितनी है, तभी स्पष्ट होगा कि सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिल रहा है और कौन अब भी वंचित हैं। पैरा, इससे नीति निर्धारण में भी सहायता मिलेगी। यह केवल सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों और मानवाधिकारों से भी जुड़ा है। अगर जाति को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें इनकी संख्या के सही आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा। यह ठीक वैसे ही है जिस प्रकार डॉक्टर बीमार मरीज के इलाज से पहले मरीज की जांच कर बीमारी की सही स्थिति का पता लगाता है और फिर उसके अनुसार दवा देता है। पैरा, असम और मिजोरम के सीमा विवाद जटिल मुद्दा बनते जा रहे हैं। मिजोरम की सीमा असम की बराक घाटी से लगती है। दोनों देशों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। पूर्वोत्तर में अक्सर सीमा पर कई मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है। असम का मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ सीमा विवाद है। पिछले दिनों आराम और मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प में असम के 6 पुलिस जवानों की मौत हो गई। झड़प इतना भयावह था कि स्थानीय लोगों को भी निशाना बनाया गया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पैरा, असम और मिजोरम की सीमा वर्तमान समय में करीब 165 किलोमीटर लंबी है और यह उस समय से मौजूद है जब मिजोरम को लुशाई हिल्स के तौर पर जाना जाता था। लुशाई हिल्स असम का ही एक जिला था। साल 1875 में एक अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद लुशाई हिल्स काचर प्लेन्स से पूरी तरह से अलग हो गया। मिजोरम के लोगों का मानना है कि सीमा सन 1875 के आधार पर रेखांकित करना था। वह अधिसूचना बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR 1873 से तैयार की गई थी। उनका तर्क है कि सीमा का निर्धारण करते समय मिजोरम नागरिकों से पूछा नहीं गया था, लेकिन असम इससे असहमत है। बहुत जल्द केंद्र सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा ही दोनों पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे के साथ भिड़ाना अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। असम हमारा राज्य है तो मिजोरम हमारा पड़ोसी। पैरा, हमारे देश में अतिवृष्टि व अनावृष्टि के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से देश के विभिन्न राज्य जूझ रहे हैं। भूभाग पर उपलब्ध जल का 70% व्यय कृषि कार्यों में होता है। शेष का इस्तेमाल निस्तार और पेयजल के रूप में किया जाता है। फसल चक्र में बदलाव से एवं अल्प पानी की पैदावार को बढ़ावा देकर किसान भी फसलों के लिए पानी की व्यवस्था करने के तनाव से कुछ
हद तक निजात पा सकते हैं। भूजल स्तर गिरने और अनियमित वर्षा चक्र के कारण जल स्रोतों में पानी का संचय पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा है। पूर्ण विराम।